नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। अब वक्त है आपके खास शो यानी हमारे खास कार्यक्रम कोई सताए हमें बताए का। हम रोजाना ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जनता से होता है। और हमारा आज का मुद्दा है निजी अस्पतालों को कोर्ट की फटकार। क्या फटकार है वो आपको बताएंगे। मरीजों को एटीएम की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, यानी मरीजों का एटीएम की तरह ना हो इस्तेमाल। निजी अस्पतालों की मनमानी बढ़ती जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल का व्यवसायीकरण हो गया है। यह कहना गलत नहीं होगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वो मरीजों को गिनी पिग या एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में की, जिसमें एक डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। जस्टिस प्रशांत कुमार ने कहा कि आजकल नर्सिंग होम और अस्पताल मरीजों को लुभाने के लिए झूठे दावे करते हैं, जबकि उनके पास ना तो पर्याप्त डॉक्टर होते हैं और ना ही जरूरी सुविधाएं। कोर्ट ने कहा कि यह मेडिकल संस्थान मरीजों को केवल पैसे उगाही के लिए गिनी पिग या एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल 29 जुलाई 2007 को एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता के छोटे भाई की गर्भवती पत्नी को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मरीज के परिवार ने 29 जुलाई 2007 को सुबह करीब 11 बजे सिजेरियन सर्जरी के लिए सहमति दी थी, लेकिन सर्जरी शाम 5:30 बजे की गई। तब तक भ्रूण की मौत हो चुकी थी। इसके बाद जब मरीज के परिवार के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई तो अस्पताल के कर्मचारियों और उनके सहयोगियों ने मारपीट की। पहले 8,700 रुपए लिए और फिर 10,000 रुपए अतिरिक्त मांगे। साथ ही डिस्चार्ज स्लिप देने से भी इनकार कर दिया। समन के साथ धारा 304A, 315, 323 और 506 आईपीसी के तहत दर्ज संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने अपेक्षित चिकित्सा योग्यता का दावा करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के इलाज में कोई चिकित्सीय लापरवाही साबित नहीं हुई है। कोर्ट ने पाया कि एनेस्थेटिक को करीब 3:30 बजे बुलाया गया था। इससे पता चलता है कि तैयारी और सुविधाओं का अभाव था। इस देरी को महत्वपूर्ण मानते हुए जज ने टिप्पणी की, यह पूरी तरह से दुर्घटना का मामला है, जहां डॉक्टर ने मरीज को भर्ती कर लिया और मरीज के परिवार के सदस्यों से ऑपरेशन के लिए अनुमति लेने के बाद भी समय पर ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि उनके पास एनेस्थेटिस्ट जो है वो नहीं था। यह ऐसा मामला है जिसमें बिना किसी कारण ऑपरेशन में 4 से 5 घंटे की देरी हुई। जज ने कहा कि रोगी जो है उसके भर्ती होने, सर्जरी और रोगी के परिवार के सदस्य से सहमति लेने का समय, इस मामले में 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हुए चिकित्सक की याचिका खारिज कर दी। कारण अस्पतालों में जो जिन सुख सुविधाओं का जिक्र करते हुए उनको लाइसेंस जारी किया जाता है, वो सुख सुविधाएं अस्पताल में नहीं होती हैं, इक्विपमेंट नहीं होते हैं और अनट्रेन्ड डॉक्टर्स होते हैं। कभी कभी झोला छाप भी मरीजों का ट्रीटमेंट करते हुए मैंने कई केस देखे। बिना पढ़े लिखे हैं तो जिस किसी ने बता दिया उस हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। उन हॉस्पिटलों में कोई मतलब इतनी सुविधाएं नहीं हैं जिनमें लेकर पहुंच जाते हैं गर्भवती महिलाओं को, और वो तो भर्ती कर लेते हैं। कहते हैं कि ब्लड लेके आओ, ये करो वो करो, पैसे जमा करो, करते रहते हैं। तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है, सब हॉस्पिटलों में ही हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज के नाम पे सिर्फ लूट मचा रखी है। अगर जांच की जरूरत भी नहीं है तब भी इतने सारे टेस्ट लिख देते हैं कि गरीब आदमी उनको कहां से कराए। मेरा मानना यह है कि इन लोगों पे थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए सरकार को, ताकि ये कहे अपने ढर्रे पे चलें। और भारत सरकार को ये भी करना चाहिए कि इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये कहना चाहिए कि अगर मरीज सही होता है तभी उसका पैसा पेड किया जाएगा, अन्यथा उसको कोई पैसा पेड नहीं किया जाएगा। इस प्रकार गरीबों से प्राइवेट अस्पताल लूट कर रहे हैं। उन्होंने सोच रखी है कि गरीब को और बिल्कुल खत्म कर देना है। प्राइवेट अस्पतालों में अगर कोई गरीब भूल के पहुंच भी जाता है तो उससे छीना झपटी इस तरीके से की जाती है। इसको काउंटर बना रखे हैं, इतने सारे काउंटर बना रखे हैं कि आप यहाँ बिल जमा कराइए, ये पैसा जमा कराइए। बगैर पैसा जमा कराए हुए तो उस मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है। गलत सही करा है बहुत ज्यादा। आजकल
लोग बीमार होते हैं, पैसे कहाँ से लाए, क्या करे, इतनी बीमारी हो रही है, पैसे देखो तो हजारों से लेते हैं, लाखों मांगता कोई ऑपरेशन का। भी हमारे मरीज के 1 लाख रुपए दे चुके हम। इलाज तो बहुत महंगा है और ऐसा लगता है जैसे डॉक्टरों ने एटीएम मशीन लगा के रखी है। अब हम जैसे गरीबों के लिए तो मतलब 1000 रुपए भी ज्यादा है। इलाज बहुत महंगा है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और ना इलाज सही तरीके से मिलता नहीं है। जैसे कुछ ना कुछ बदलाव तो होना चाहिए। ज्यादा दवाई लिख देते हैं और अब अपने को तो इलाज करवाना ही है अपने बच्चों का, तो ये परेशानी मजबूरी हो जाती है और हमें इलाज करवाना पड़ता है। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में अस्पतालों द्वारा मरीजों को लूटा जा रहा है, पूरे तरीके से जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया, उस कोर्ट ने बहुत सही फैसला दिया, हम उसका सम्मान करते हैं और अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अस्पताल मरीजों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब तक मरीज की जेब में पैसा है, उसका इलाज चलता रहेगा। जैसे ही पैसा खत्म होता है, इलाज बंद कर दिया जाता है। मरीज को धमकी दी जाती है कि अगर आप पैसों का इंतजाम नहीं करते। कई लोगों ने इलाज कराने के लिए अपने घर बेचे, जमीन गिरवी रखी, जेवरात गिरवी रखे और इस तरीके से मरीजों को इलाज करना पड़ता है। यही कहना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट अस्पताल जो होते हैं, ये रियल में बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं आजकल लोगों को। हो सकता है कि ये अपने पैसे बढ़ाने के लिए, वो फीस बढ़ाने के लिए इसलिए ले रहे हो कि लोगों से कमाई कर सकें। प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते, उनकी अपनी जो मर्जी होती है वो उस हिसाब से उस चीज़ को करते हैं। जहाँ तक कि मैं बात करूँ गर्भवती महिलाओं के लिए, तो गर्भवती महिलाएं जैसे कि इमरजेंसी में ही जाती हैं, तो आस-पास में प्राइवेट हॉस्पिटल ही होते हैं जहाँ पे उनको ये लगता है कि हमें इंस्टेंट ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि सरकारियों में भाग-दौड़ बहुत होती है और जल्दी से एडमिशन भी नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट में जाते हैं और जिसका फ़ायदा ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उठाते हैं। अगर मान लो उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होनी होती है, लेकिन वो पैसे बनाने के चक्कर में ऑपरेशन वाली कंडीशन करते हैं और ये बताया जाता है कि इनका ऑपरेशन होगा। अब मामला गंभीर है। सभी को चिंता होती है कि अस्पताल जाएंगे तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता है, लेकिन सवाल सभी के मन में आता है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जो सवाल महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं हमारे आज के डिबेट में, आज के कार्यक्रम में। पहला सवाल, निजी अस्पतालों की मनमानी पर कब लगेगी रोक, ये पहला सवाल है। दूसरा, मरीजों का एटीएम की तरह इस्तेमाल कब तक होगा, कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है। और क्या इस जो अस्पताल है मरीजों को बीमार कर रहे हैं, क्या उनको और बीमार कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है। जब इलाज में बहुत देरी कर दी जाती है या उसको टाल दिया जाता है और पैसे ज़्यादा बनाने का जो आरोप जो लगता है, उसी पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ स्वागत करना चाहूँगा, आज मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय के चड्डा साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज डॉक्टर राहुल सिंह हैं, हेड CMI जेम्स के, GIMS के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त निकाला। एडवोकेट रेखा सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका भी धन्यवाद मैडम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर राहुल सिंह जी आप ही से मेरा रहेगा। क्या कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि लोगों को ATM की तरह इस्तेमाल ना किया जाए? क्या कुछ अस्पतालों में इस तरीके की प्रैक्टिसेस आज भी कंटिन्यू की जा रही हैं? खबरें तो हम आए दिन पढ़ते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं बन पाया है? अगर एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात की जाए जिसमें लोग परेशान हैं और ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि सेवा और सेल्स में बहुत थिन लाइन है। हेल्थ केयर का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ। इस तरह के माल प्रैक्टिसेस जो है, इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के मैकेनिज्म है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके तहत प्रोटोकॉल्स फिक्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि क्या हम इसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। जिस तरह की कंप्लेन लोग बता रहे हैं और जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसमें जो भी हम लोग हेल्थ केयर के लोग हैं, इसमें लोग अलग अलग पायदान पर हैं। कुछ जो हार्डकोर क्लिनिशियन हैं, कुछ हैं जो मैनेजमेंट में हैं। जो भी इस तरह का आरोप लगता है, लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं, ये सब लोगों का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की वजह से ही आज कोर्ट को ये संज्ञान लेना पड़ा है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर किसी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो भी प्लेयर हेल्थ केयर के प्राइवेट सेटअप में है या पब्लिक सेटअप में है, कि जो लोगों का भरोसा है इस हेल्थ केयर डिलीवरी मैकेनिज्म पर, जो लोगों की विश्वास है, जो आस्था है डॉक्टरों पर, उसको हम सबको मिलकर ही निभाना है। जो मैं
अपने ओपनिंग लाइन भी जो मैंने कहा कि थिन लाइन बिटवीन सेवा एंड सेल्स, बिल्कुल हम ये बिल्कुल सुनते आए हैं कि मैं कॉर्पोरेट मेरा हॉस्पिटल्स में भी वही मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब कि भाई क्या कोई ऐसा बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं बन पाया है जो इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी और गरीबी के बीच में जो दूरी है वो बस एक हॉस्पिटल के बिल की है। एक बिल आ गया 20 लाख का, 15 लाख का, वो मिडिल क्लास आदमी गरीब हो जाएगा अगर उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। ये सच्चाई है डॉक्टर साहब। इसीलिए तो इसके 2-3 पहलू हैं। आप देखें कि जब भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो इमरजेंसी में ही हमें वो काम में आए इसलिए लेते हैं, और जब वो अस्पताल जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उस इंश्योरेंस की वजह से बहुत भला हो रहा है इस देश का। आप देखेंगे गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस स्कीम्स लेकर आई है, इंश्योरेंस के पीछे मकसद होता है, लेकिन हर पूरे इस समाज में कुछ जगह आपको 2-4 एग्जांपल्स मिलेंगे जहां ये माल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इससे पूरा समाज गंदा नहीं होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये भी देखना है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये डिग्निटी इस प्रोफेशन को मिली है, कि जो कहते हैं दिस इज वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑन द अर्थ, बिल्कुल उसको हम सबको मिलकर ही, और इसमें पेशेंट की भी जिम्मेदारी बहुत बार होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल में मरीज चाहते हैं कि नहीं जितना हमारा इंश्योरेंस का बिल है सारा टेस्ट करा दीजिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि बस डॉक्टर कहते हैं, मरीज भी अपने कंफर्ट पर बहुत बार अस्पताल में तब तक रहना। अगर 5 लाख का इंश्योरेंस है, जैसे ही वो 5 लाख को क्रॉस करता है लगता है कि हमारा तो खत्म हो गया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहां कम्युनिटी हैज टू कम टुगेदर, कम्युनिटी एंड ऑफ कोर्स द डिलीवरी में जो डॉक्टर्स हैं और जो मैनेजमेंट हेल्थ केयर के, सबको उस विश्वास को जिंदा रखना है। वो विश्वास जो लोग पैदा करते हैं अस्पताल में जाके कि हमारा अच्छा इलाज होगा, हमें उस थिन लाइन को रोकना है, बचा के रखना है। कि देखिए कॉर्पोरेट मैकेनिज्म में आप जब एक सर्विस लेते हैं, सर्विस के अगेंस्ट एक चार्ज होता है, बिल्कुल उस चार्ज पर सरकार ने भी एक पूरा नियम लगाया हुआ है कि इसके कितने चार्जेस होंगे। पर जहां जहां माल प्रैक्टिसेस हैं, उस माल प्रैक्टिस की वजह से हम इस तरह के इंश्योरेंस देखते हैं। और जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसका अगर पूरी तरह से पालन हो जाए छोटे शहरों में और उसमें भी और बड़े शहरों में भी, और इंपॉर्टेंट ये भी है प्रोटोकॉल्स, हर एक चीज का प्रोटोकॉल होता है। इवन एट आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर एक चीज का प्रोटोकॉल है और जो डिस्प्लेड होता है, ये मरीज की जिम्मेदारी और मरीज के हक की बात भी है। अगर जो डिलीवर्ड प्रॉमिस है वो नहीं होता है तो वो माल प्रैक्टिस के अंदर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इस केस में जिस तरीके से वादा किया गया था, ऑपरेशन का टाइम कुछ बताया गया और उसको डिले यहां पर किया गया, तो उसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस की श्रेणी में डाला जाना चाहिए। और देखिए डॉक्टरों को थोड़ी इम्यूनिटी दी जाती है क्योंकि वो जान बचाने के मकसद से काम करते हैं 99%, ये हमें मानना पड़ेगा, और इसलिए थोड़ी इम्यूनिटी इसीलिए दी जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या इसका गलत इस्तेमाल कि हम इम्यून है, ये नहीं होना चाहिए। मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। एक प्रश्न, चलिए रेखा सिंह जी आपसे मेरा रहेगा, आप मुझे बताइए, कोर्ट का मैटर मैं समझूंगा संजय जी से, लेकिन आप मुझे बताइए ये जो ट्रस्ट है ये कितनी बार टूटा है, कितने उदाहरण हमने देखे हैं। कोविड का वो दौर याद करिएगा जब लाखों लाखों के बिल आते थे और कोविड को किस तरीके से एक तरीके से इनकैश किया गया, मिल्क किया गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इतना लूटा गया लोगों को, और आरोप तो वहां पर हॉस्पिटल्स पर ही लगाना। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं। तो ये रिश्ता कैसे बेहतर हो सकता है? और बार बार मैं कहता हूं क्या कोई बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं बन सकता, ये लूटना बंद हो जाए, ये हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो जाए। स्टेंट कितने का होता है? 23,000 का, 1.5 लाख का स्टेंट पड़ रहा है, तो ये दिक्कतें हैं ना। रेखा जी। हाँ जी, शिवम जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये जो डिबेट आपके चैनल के मुहिम से चलाया जा रहा है इसको लंबा चलाइए। देखिए जितने भी हॉस्पिटल है, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, झारखंड, ऑल स्टेट की मैं बात करती हूँ कि इससे हर निजी जो लोकतंत्र है, जो निजी पब्लिक है, इससे परेशान है। और हॉस्पिटल में आम तरह पर हत्याएं हो रही, जिससे डॉक्टर को क्या बोलते हैं हमारे संविधान में, या हम और आप बोलते हैं कि सेकंड गॉड इज डॉक्टर, भगवान, राइट? तो भगवान के बाद दूसरा दर्जा भगवान को दिया जाता है, और बड़े बड़े स्टैचू लगा के भगवान की तरफ देख रहे हैं अपने आप को, ये बताते हैं कि जो है सो हम ही है, हम आपको बचा सकते हैं, वो दिखा भी रहे हैं। तो इस तरीके के दिखावे को सरकार, जो हमारे न्यायालय है उसको, जैसे प्रशांत किशोर जी ने इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई, तो मैं तो कहूंगी कि एक सेल्फी दायर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि डॉक्टर जो ये प्रचार कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो वो कोई भगवान होगा नहीं, ये लुटेरे वाले भगवान है, लूटने वाले हैं। जो एटीएम का आपके चैनल ने नाम दिया है कि मरीजों को एटीएम बना रखे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ कि ये कौन होते हैं हमें एटीएम बनाने वाले? इनके अंदर जरा भी गरिमा है? ऐसे हॉस्पिटलों में स्टैंड की बात बोले तो मेरे भी परिवार, आपके भी परिवार
और जितने भी पैनलिस्ट के परिवार है, जितने भी लोग हैं, इससे प्रताड़ित है। स्टैंड 70% स्टैंड उस ब्लॉक रहता है, अब बोलते हैं कि अजी स्टैंड अगर नहीं लगेगा तो इनकी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी, कभी भी मर सकते हैं। और मैं बता दूं, एनसीआर में ऐसे इतने फाइल पड़े हैं कि मैं आपको फाइलें दिखाऊं तो आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा कि कहां से गिनूं और कहां से स्टार्ट करूं। तो ये जो आप चला रहे मुहिम, मैं तो यही कहूंगी कि इसके बंद मत कीजिए। ऐसे डॉक्टरों के ऊपर नकाब कसना चाहिए। धोखाधड़ी, अब शिशु की बात मानी, 17-18 साल से मैं देख रही हूँ। 2007 का भी 29 जुलाई 2007 देवरिया का जो बोल रहे सेम केस, उसके बाद 2008 में भी 17-18 साल से डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। उसके बाद अभी मेरे पास एनसीआर के लगभग कितने डॉक्टरों का केस है जो मैं उनके पीछे पड़ी, जो केस 10-20 सालों में नहीं हो रहा, मैं उन्हें 2 से 3 साल पे जमीन पर लापट की हूँ कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर भगवान है, कहने में भी शर्म आती है। झोला छाप तो छोड़ो, जो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो सर्जन है, वो ऐसा क्यों खेल करते हैं? आप किसी की जिंदगी लेने वाले कौन होते हैं? नहीं, मतलब यही तो एक मुद्दा है। ये वाला मामला तो चलिए एक मुद्दा है, पहले का मुद्दा है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी जब तक ना आए, क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है और बिल्कुल भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ के द्वारा ये किया जाता है। राहुल सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक शॉर्ट कमेंट, फिर बाकियों पर भी जाना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में देखिए, लेट्स नॉट क्रिटिसाइज, ये एक नोबलेस्ट प्रोफेशन है और समाज डॉक्टर को डॉक्टर भगवान की उपाधि देता है, कोई डॉक्टर जाकर नहीं कहता है। बट इंपॉर्टेंट ये है, कुछ एक लोग और कुछ व्यवस्थाएं, कुछ मैनेजमेंट, देखिए अस्पताल में क्या रेट्स होंगे डॉक्टर तय नहीं कर रहा होता है, उसका मैनेजमेंट तय कर रहा होता है। आक्रोश जो है आपका निकलता है, क्योंकि डॉक्टर इज द प्राइम फेस, आप जिसे डिलीवर कर रहे हो। लेकिन जब भी आप आक्रोश दिखाते हैं तो आप आक्रोश में डॉक्टर को ही गलत साबित कर देते हैं। द टॉप मैनेजमेंट जो भी इंस्टीट्यूट को रन करता है, निजी अस्पताल जितने हैं, इट इज अ पॉलिसी दैट रन्स इट, और सरकार ने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी रेगुलेटरीज इंप्लीमेंट मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि हमारे लिए भी डॉक्टर भगवान है, हम भी एक दिन नहीं चल सकते डॉक्टर के बिना, ये मुद्दा है ही नहीं। लेकिन क्योंकि सब चीजों को डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है, अगर जरा भी उसमें कहीं कमी है उसको सुधारना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, इसीलिए इसको हम मुद्दे को उठा रहे हैं। संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, रुद्र प्रताप जी आप पर भी आऊंगा, सामाजिक मुद्दा है, लेकिन संजय जी पहले, अब कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी और ये डॉक्टर का प्रोफेशन और कोर्ट के लिए चैलेंजेस, और कोर्ट अगर कोई वर्डिक्ट दे या फिर कोई कमेंट करे, ये कितना दिक्कत वाला काम है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि कुछ लोग जाते हैं ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर्स को इम्यूनिटी दी जाती है क्योंकि मंशा तो इलाज करने की है, अगर कोई मारा जाए, लेकिन अगर जानबूझ के रखा जाए और वो बिल बढ़ाने के लिए किया जाए, ऐसे मामले जब आते हैं तो कोर्ट के लिए भी कितना चैलेंजिंग होता है और एज ए लॉयर कितना चैलेंजिंग होता है प्रूव करना। फिर वो तो कह देंगे नहीं, ये तो आप नहीं, आरोप नहीं लगा सकते डॉक्टर पर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट अवश्य लेके बताना चाहूंगा कि किसी डॉक्टर को कोई इम्यूनिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मालूम होना चाहिए, पता नहीं कहां से ये आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी नहीं, मैं कह रहा हूं इलाज के दौरान अगर मौत हो जाती है सर, ये तो रहता है। एक मिनट, अगर वो मौत नेग्लिजेंट से होगी तो वो लायबल होंगे। कानून की व्यवस्था ये है। अब मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि अगर तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बताना आवश्यक है कि इम्यूनिटी कोई नहीं है। अगर वो नेग्लिजेंस है तो दे विल बी हेड लायबल। अभी प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि जुडिशरी के समक्ष और हमारे समक्ष जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने नेग्लिजेंस की है, व्यक्ति का मतलब है डॉक्टर ने नेग्लिजेंस की है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, हो सकती है नेग्लिजेंस, और तो ऐसी स्थिति में जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से अगर डेथ होती है या कोई भी होता है तो वो लायबल होंगे। बट द डिफिकल्टी विच द जुडिशरी फेसेस, विच वी फेस, इज कि उस नेग्लिजेंस को आप प्रूव कैसे करेंगे, वही नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए अभी देखिए 2-3 प्रक्रियाएं हैं। या तो हम स्वतः जाके, जो एक कंज्यूमर है वो स्वतः जाके किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से उस विषय पे अपनी जानकारी ले, उनसे पूछे और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ये आपके फेवर में रिपोर्ट दे। ये होता नहीं है बिल्कुल जनरली। मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूं आपसे, कोई भी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के खिलाफ नहीं लिख के देता, ये है, स्पष्टता है। इसके क्या, अब उसका क्या उपाय है? हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत संज्ञान लिया, क्योंकि ये हम बार बार देख रहे थे। तो हाई कोर्ट ने, अभी नेशनल कमीशन ने भी ऐसा
कार्य शुरू किया है कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। उसमें सरकारी डॉक्टरों को रखा जाता है जो प्रत्येक एक, जैसे किसी व्यक्ति को क्षति हुई है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पूरे एनालिसिस किए जाएंगे, और अगर डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया है, कमी किया है, तो वो उसको हर हाल में जो है उसकी सजा मिलती है। ये एक कानून की व्यवस्था है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। पूरे प्रयासों के बाद जाके कोर्ट के समक्ष जब प्राइमा फेसी केस बनता है कि दिख रहा है कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, जैसे अब उसको एक प्रेवा AS75 की गोली खाता है वो, जिसका मतलब होता है ब्लड थिनर वो खाता है, और ब्लड थिनर आपने बंद नहीं की और उसका ऑपरेशन कर दिया तो ब्लड रुका ही नहीं और ब्लड के बहाव से जो है व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये नेग्लिजेंस का क्लियर कट केस है अगर वैसे देखा जाए। बट डॉक्टर को पता होना चाहिए कि ब्लड थिनर को बंद करना है। अगर मैं किसी ऑपरेशन, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं एक बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, तो इसी प्रकार से ये नेग्लिजेंस, क्योंकि बताने वाला भी डॉक्टर ही होगा, हमको तो पता नहीं है। हम बिल्कुल मैं सर इम्यूनिटी की जब बात कर रहा था, मेरा वी आर ऑन द सेम पेज, ऐसा नहीं कि मैं ये कोई ऐसा डिबेट, मैं इम्यूनिटी का मतलब कहीं कानून में व्यवस्था, नेग्लिजेंस में भी आपने एक बहुत अच्छी बात करी। नेग्लिजेंस गलती, छोटी गलती, और एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक दो श्रेणियों में इसको। हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं एक लाइन बस और बोलूंगा शिवम जी, मैंने ज्यादा समय लिया, मुझे मालूम। नहीं, मैं आपकी बात को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सही शब्द नहीं है वो, किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं है। अगर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस या नॉन मतलब नेग्लिजेंस इन प्रोफेशन है तो फिर हर हाल में वो लाइबल होंगे, बट प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी ये नया वाया मीडिया या पिछले एक दशक से ये चल रहा है, एम्स के कई डॉक्टर्स की बॉडी बनी है, हमने देखा, लेकिन वो बड़े चंद उंगली में गिने जाने वाले केसेस हैं। उनमें आप रेगुलरली ऐसा नहीं देखेंगे। कोई अगर प्रताड़ित व्यक्ति है एक डॉक्टर के उसकी वजह से, तो उसको दिक्कत होती है। लेकिन आपकी बात जो सबसे बड़ी है कि भाई ये डॉक्टर्स के बगैर तो हम लोग चल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हमको। और मैं आपका शब्द को अब चुरा रहा हूं और कह रहा हूं कि उनको थोड़ी इम्यूनिटी तो देनी नहीं, मैं देखिए सर, मैं आपको ये कहूं कि भाई इलाज वो करें, तो वो आप जब इस स्थिति में उनके पास इलाज कराने पहुंच रहे हैं, आपको हार्ट स्ट्रोक हो चुका है या फिर कोई ऐसी स्थिति हो चुकी है, उसके बाद वो कहते हैं, उनको पता है, वो साइन कराया जाता है, रिस्क है। अगर वो कहें कि मैं इलाज ही नहीं करूंगा तो फिर आपकी मौत तो निश्चित है। तो इसीलिए तो भगवान का क्रिमिनल नेग्लिजेंस। हाँ शिवम जी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। बिल्कुल। और लेकिन उस एंगल पर भी आएंगे। रुद्र प्रताप जी, अब आप मुझे बताइए, जो एक क्वेश्चन यहां पर खड़ा हो रहा है कि देखिए, एक मामला हमने नोट कर लिया और वकील साहब ने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण करी कि भाई आप ये देखिए, वो आप आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं कि भाई इसमें नेग्लिजेंस है, आप उसको प्रूव कैसे करेंगे? क्या डॉक्टर्स की बॉडी उसको प्रूव नहीं करने देगी, ऐसा है? अब क्या मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर्स जांच करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के केसेस, ये तरीका है? और एक आम आदमी, आम नागरिक कहां तक लड़ सकता है बड़े बड़े अस्पतालों के साथ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स? कहूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। रुद्र प्रताप जी। शिवम जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बोलिए। देखिए शिवम जी, इस पूरी चर्चा में अभी तक जितनी बात हो गई है उसमें ये चीज स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आम आदमी एटीएम है तो एटीएम की तरफ से इस्तेमाल होगा, उसके पास उसके बचाव के कोई साधन नहीं है, वो केवल कितना भी हाथ पैर मार ले। अभी हम इसी केस की अगर आपको बात करें शिवम जी, ये मामला है 2007 का, और आज कोर्ट ने टिप्पणी करी है, कोई आदेश जारी नहीं किया है। 18 साल बाद अगर एक पेशेंट को आप एक टिप्पणी करके केवल बात खत्म कर देते हैं, तो उस हॉस्पिटल को, उस डॉक्टर को या उस संस्था को किस बात का डर रहेगा कि आप हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप जाइए कोर्ट में, डॉक्टर बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाइए और सीधे बोलते हैं कि आप जाइए कोर्ट में केस कर दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे खिलाफ आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था जो है, अगर हम ये जानते हैं कि हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बदलाव के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं? अगर ऐसे मामले, ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोफेशन पहली बार आया है इस देश में, या इस तरह की घटनाएं पहली बार हो रही हैं और हम इस तैयारी के नाम पर क्या है, अगर इस केस में आप 18 साल बाद ये टिप्पणी कर करके केवल कोर्ट बच रहा है, तो आप न्याय व्यवस्था पर आप सवाल उठा सकते हैं। आप डॉक्टर पे क्यों उठा रहे हैं? आप न्याय व्यवस्था पर भी उठा सकते हैं कि एक आम नागरिक किस दरवाजे पर जाए, हॉस्पिटल से वो अपने मरीज का इलाज कराए, या वहां पर उसके साथ जो भी बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर गलत हैं, सारे सही हैं, लेकिन बहुत सारे धोखाधड़ी के मामले आ रहे हैं, लेकिन आप न्याय के लिए जाएंगे कहाँ?
आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास से आप कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट के पास इस मामले के लिए वक्त ही नहीं है। और अभी जो अपने साथी मित्र बता रहे हैं, उनके पास तो कोई तरीका भी नहीं है कि आप इसको प्रूव कर सकें। तो जब आपके पास न्याय का डर ही नहीं है, तो आप किस बात से डरेंगे? आप तो अपने वो सारी चीजों को धड़ल्ले से करेंगे। और आपने इसका एग्जाम्पल कोविड में आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल पाए गए जहां पर ऑक्सीजन जानबूझ करके बंद कर दिया गया। और उन हॉस्पिटलों की आज स्थिति क्या देख रहे हैं आप? वो हॉस्पिटल और बड़े हो गए। इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है, और ये एक पूरी रची रचाई साजिश है। सरकारी तंत्र को इतना कमजोर आप कर दीजिए, सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति खराब हुई तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जन्म हो रहा है। आप प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा नहीं देते हैं, आम आदमी बेचारा भागा हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल लूटता है, और उस पर सरकार की कोई निगरानी नहीं है। क्योंकि जितनी भी समितियां बनाई गई हैं वो उसी तरीके से काम कर रही हैं जो अभी आपको वकील साहब बता रहे थे कि जब डॉक्टर के खिलाफ लिखेगा नहीं तो आम आदमी बेचारा जाएगा किसके पास? और आम आदमी को जब जाएगा, जाने के पास कोई दरवाजा नहीं बचा है, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ एटीएम के तौर पे हो रहा है। आप चाहे इंश्योरेंस करा लीजिए, इंश्योरेंस हॉस्पिटल को तो पैसे मिल रहे हैं ना, आम आदमी को इलाज कहाँ मिल रहा है? और अगर एक बात बताइए, एक डॉक्टरी प्रोफेशन के लोग अगर कोई आदमी इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से लोगों के मतलब इलाज में गड़बड़ी हो रही है, तो क्या ये पूरा समाज चुप हो जाता है, या ये समाज अपने आप के प्रोटेक्ट करने लगता है कि नहीं हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं बोलेंगे? आपने देखा होगा ऐसी ऐसी घटनाएं आई हैं कि राइट पैर फ्रैक्चर है, लेफ्ट पैर को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है, उस पर किसी ने एक आवाज उठाई है? नहीं उठाई है। ये जो केसेस हैं, जैसे हाँ रुद्र प्रताप जी आपने बताया, सबसे घातक हो गया है। और इसका डर इसी के वजह से जो आपराधिक तत्व हैं उनको पता है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई हो सकती है, आप जहां तक दौड़ लगाना चाहिए वहां लगाइए, और वो अपने काम को बस्तूर जारी रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे देश की समस्या है, और इस समस्या की तरफ हम लोग अपना ध्यान ही नहीं ले रहे हैं। हम एक घटना होती है उस पर हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। नहीं देखिए, हम तो अपना रोल निभा रहे हैं रुद्र प्रताप जी, अब इससे ज्यादा हम क्या करें? वो सारा जो काम है वो सरकार का है, और अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पहले से बेहतर हुए हैं, ये भी एक सच्चाई है। पहले की स्थिति जो थी और अब जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सफिशिएंट अमाउंट में ये नहीं कह सकते, मात्रा में ये है नहीं सरकारी अस्पताल कि हर कोई सरकारी अस्पताल में जाए, वहां पर इलाज हो जाए और बात खत्म हो जाए। डॉक्टर राहुल सिंह जी, आपने सभी के तर्क दिए, और कुछ तर्क आपको लगे होंगे, शायद थोड़ा बुरा भी लगा होगा डॉक्टर के लिए, लेकिन ये एक सच्चाई है। मतलब इसमें हम क्या, इससे कितना बच सकते हैं हम? बिल्कुल एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, अब चाहे आप फौज कह लीजिए, चाहे आप पुलिसिंग कह लीजिए, आप चाहे डिफेंस, और साथ साथ अब डॉक्टर्स का बिल्कुल ऐसा नोबल प्रोफेशन है। सरकार वहां पर और नकेल अगर कसना चाहेगी, दम घोटना अगर चाहेगी, तो फिर डॉक्टर्स कहेंगे कि आप हमें काम करने से रोक रहे हैं। ये भी एक सत्य होगा। तो ये आजादी जो दी गई है वो आपके अच्छे बेहतर काम के लिए दी गई है, लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हालांकि सुविधाएं उनके पास हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग में, जिसमें मैनेजमेंट आता है, इतना बड़ा स्टाफ आता है, मार्केटिंग, ये वो 1000 डिविजन्स आती हैं, क्या उसके चक्कर में इतना महंगा हो गया है, और थोड़ा सा जो लूटपाट के जो आरोप हैं वो इस चक्कर में लग रहे हैं? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होने के साथ ये कहूं कि देखिए, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डॉक्टर जिसके पास डॉक्टरी की डिग्री है, लाइसेंस है, वो ये जो इंटेंशन है कि मैं इस मरीज को ठीक करूं, हर जो कोशिश कर रहा है, इस इंटेंशन की रिगार्ड होनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक में हो, प्राइवेट में हो। हाँ, जब और एक और बात, समाज चलता है विश्वास पे। अगर ये विश्वास खत्म हो जाए और जो हम विश्वास पैदा ना कर पाए समाज में, कि जो कमेटी बन रही है उससे डॉक्टर्स को फेवर करते नहीं। देखिए, कानून व्यवस्था पे विश्वास है आपका, थोड़ा लेट आया रिजल्ट, लेकिन आज कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है। जब भी ऐसी कोई कमेटी बनती है, आपको कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ गलत है। हाँ, इस बात की जानकारी बहुत हद तक लोगों को है कि बहुत जब बड़ा ये सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ एक जगह गलतियां हो रही हैं, उस पर नकेल कसा जा रहा है, कोर्ट ने अपना काम किया है। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आपका हेट्रेड टुवर्ड द प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर हेल्थ केयर के सिस्टम में 40, 50, 60% वाला हिस्सा है, बाकी जो 40% हिस्सा है, देयर इज अ मैनेजमेंट सिस्टम दैट रन्स इट। हमें इस बात को रिगार्ड करना है कि मतलब आपकी बात से मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब, कहीं कहीं आपको लगता है कि मैनेजमेंट के दबाव में आके डॉक्टर्स उतना खुल के ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं? वो अपना काम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन
हाँ। ऑपरेट करने से हम लोग एक ही बात समझते हैं, ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट। हाँ, उसमें मतलब कोई डॉक्टर कोई कमी नहीं करता है। ठीक हर है। किसी का इंटेंशन होता है कि मैं अपने मरीज को बेहतर से बेहतर दूं और ठीक। बेहतर से बेहतर हम कुछ प्रोडक्ट निकाल के आए इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश इंदौर से। उनका सवाल ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील, हर कोई यहाँ पर है। आप अपना सवाल पूछिए। सर जी, आप हॉस्पिटल में बड़े बड़े बाउंसर को रखते हैं ये, और पब्लिक की पिटाई करवा देते हैं, है ना। और मान लो जो दवा वो देना चाह रहे हैं, हमें ये तो बता दें कितने की दवा, कौन सी दवा है, लाखों रुपए में। अच्छा, तो ये मतलब ये इससे बचना चाहिए। ये एक दिक्कत है, ये दिक्कत है। जो आप मैनेजमेंट की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, इस प्रश्न का क्या जवाब दिया जाए? एक दवाओं के लिए तो बहुत ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट 10 चीजें हैं, लेकिन इनका जो प्रश्न कॉलर का, अगर आप समझ पाए। जा नहीं सकते। ये लगता है कि हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव हो भी गया है, लेकिन जो एक्सपेंसिव हेल्थ केयर है वो आप खुद चूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट है कि हाँ, नकेल कसी जानी चाहिए। उसके लिए सरकार ने जो हमारा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 में आया है, इसी वजह से आया है कि किस सर्जरी की क्या रेट होनी चाहिए, स्टंट के रेट्स क्या होने चाहिए। देखिए, एक होता है सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात होती है। ये प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन का। अगर कोई चीज सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तो वहां के लोग जिम्मेदार तो हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जब ये पूरा प्रोसेस बनता है एक अच्छे इरादे से बनता है। जब ये पॉलिसी सिस्टम आया है तो लोगों को इंश्योरेंस इसलिए आया कि अगर आप इमीडिएट पैसा ना हो लेकिन आप एक हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाए। बिल्कुल, सरकार भी आयुष्मान भारत लेकर आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब हम उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मैं सिर्फ डॉक्टरों की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि, और बाकी लोग जो सुन रहे हैं, आवर इंटेंशन इज ऑलवेज गुड, इंटेंशन इज टू सेव द पेशेंट। बस उस इंटेंशन में चूंकि आपको एक बड़ा अस्पताल के बाहर सिर्फ डॉक्टर चेहरा दिखता है जिसको आप चूंकि मिल रहे होते हैं, आपको लगता है सब कुछ यही कर रहे हैं। एक तो अगर छोटा मोटा बुखार हो तो मेरा तो अनुभव ये है कि आप डॉक्टर के पास जाके बैठ जाएं तो आधा बुखार तो वहीं ठीक हो जाता है। लेकिन ये देखिए, ये भगवान का दिया हुआ, ये बहुत एक ऑरा भी होता है जो डेवलप करता है, जिसको आप आम शब्दों में समझा भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसका जो निजीकरण है और कॉर्पोरेटाइजेशन कह लीजिए, वो यहाँ पर गलत है। चलिए बाकी मेहमानों के पास में चलता हूँ। अब रेखा जी, ये तथ्य जो डॉक्टर की तरफ से रखे जाते हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना, हमारा इंटेंट तो क्लियर है, हम तो यहाँ पर नहीं करना चाह रहे कुछ ऐसा गलत। तो क्या यहाँ पर मैनेजमेंट जो है उस पर नकेल कसी जाए, जो ये इतना इसको व्यापार बना लिया गया है, और जो रेट्स हैं, स्टेंट का रेट कुछ और है, इतना महंगा कर दिया, और जो पूछा जाता है शुरुआत में कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, तो ये फिर लंबा भी चल सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसको लेकर रेखा जी। हाँ शिवन जी, ये जो बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस का खेल, तो डॉक्टर सब ऐसे खेलते हैं कि आप और हम क्या, पूरा दुनिया कंफ्यूज है। ये जो सर ने नेग्लिजेंस के बारे में बताया, तो मैं बार बार यही कहूंगी कि हमारे फैमिली में भी अभी फिलहाल उसकी सर्जरी हुई, तो वो जब तक उनको पता है कि 8 लाख का है, 5 लाख का है, या जो भी है 4 लाख का है, उसका इंश्योरेंस है, तो उसको इस तरीके से वो कट ऑफ करने लगेंगे, इस तरीके से वो बढ़ाने लगेंगे कि आपने फीवर का जो बोला ना, कि अगर मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से जो आप बता रहे कि कोई सताए हमें बताए, आज ये फिट बैठता है इस डिबेट के लिए कि ये डॉक्टर हमें सता रहे और हम पब्लिक एज अ पेशेंट आपको ये बता रहे इस चैनल के माध्यम से कि ये दोनों आप दर्द की दवा या फीवर की खा के अपने आप से सही कर लो और इम्यूनिटी अपने आप से बढ़ा लो, बहुत सारी चीजें। लेकिन डॉक्टर के पास अभी जाओ और ऐसे डॉक्टर के पास जाओ कि जो डॉक्टर विश्वास के लायक, जो सर बता रहे कि विश्वास। ठीक, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काशीनाथ। हाँ काशीनाथ जी, आप अपनी लाइन बोल दीजिएगा। एक बार कॉलर की भी हम बात ले लेते हैं। काशीनाथ फरीदाबाद से। हाँ, एक बार मैम रेखा जी आते हैं आप पर। काशीनाथ जी, आप अपना सवाल रखिए। हाँ सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 62 इयर्स का हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये डॉक्टर को, ये भगवान कोई नहीं है। ये शुद्ध बिजनेसमैन है, और आपके पास पैसा है तो इलाज करेंगे, पैसा नहीं है, गरीब है, इनके पास ममता भी नहीं है। आप किसी होटल वाले के पास जाएंगे, भूखे तो खिला देंगे, लेकिन ये बिना पैसे के इलाज नहीं करेंगे, और आपका इलाज इतना महंगा करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, आपका जब जाएंगे तो ऑपरेशन को दिखाएंगे 50,000, और 50,000 रुपया दिखाएंगे कि आपके गॉजिन लग गए, ये लग गए, वो लग गए, इतने महंगे होते हैं वो, मतलब आपका पचेगा नहीं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप हॉस्पिटल में। ठीक है, ये रेट कुछ बताना और उसका अंत में कुछ और निकल कर आना। एक जवाब भी है, मैं थोड़ा सा लीगल दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा। संजय जी पहले आप जवाब दें, फिर राहुल जी आप जवाब दीजिएगा। ये जो रेट डिफरेंस है, ये तो ठगी है ना साहब, इसको लीगल लैंग्वेज में भी कैसे समझाया जाए?
फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज नहीं करते। वो बहुत से केसेस हैं कि छोड़ते नहीं जब तक पैसा वसूल नहीं लिया जाए। देखिए, मैं काशीराम जी का सवाल सुन नहीं पाया था, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जो आपका प्रश्न है मैं उसका जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखिए, क्या है कि हर डॉक्टर बैठे हुए राहुल जी ये बताएंगे और स्पष्टीकरण देंगे इस पे। हर चीज के विषय में हमारे पास गवर्नमेंट द्वारा नियत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एवरी स्टेट हैज ए मेडिकल काउंसिल, वहां पे उन स्टेट्स को, स्टेट में या नेशनल लेवल पे वो बॉडीज की उनकी ये दायित्व है, मैं कह रहा हूं दायित्व है कि उनको उन सब चीजों को देखना है कि वो चीजें मॉनिटरिंग कैसे करनी है। पहली चीज, हर चीज की रेट लिस्ट है। आप अगर पाएंगे तो हर चीज के यानी उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। एक और कॉलर है, और वो मॉनिटरिंग आपको सुनना होगा मुझे। मॉनिटरिंग जो है वो, अच्छा आप सवाल ले लीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए शॉर्ट में, फिर मैं कॉलर को भी बहुत शॉर्ट में कहता हूं। और वो मॉनिटरिंग मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, बहुत कष्ट के साथ, हृदय की गहराई से कह रहा हूं कि वो मॉनिटरिंग बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये है कि कैसे उसको दुरुस्त बनाया। ये सवाल है राहुल सिंह जी, आप पर भी मैं आऊंगा, लेकिन शांतिलाल प्रजापति जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। शांतिलाल जी, आप अपना प्रश्न रखिए। सर, मेरा कहना ये है कि जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन्हीं के परिवार के बच्चे डॉक्टर बन रहे, और वो धन लगाते, चाहे रिश्वत लेके डिग्री लेनी हो, चाहे अमेरिका पढ़ाना हो, तो वो फिर हमारे से धन वसूल करते। क्यों सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि सरकारी दवाखाने में सारी सुविधा हो? क्योंकि अमेरिका में बच्चा जब पेट में आता है और जब तक जन्म होता है तब तक अमेरिका में डॉक्टरों का दायित्व बनता है कि उसकी 9 महीने तक देख रेख करे, घर पे आके देख रेख करते। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर अगर घर पे आके देख रेख नहीं करे, कम से कम सरकारी दवा कर दे कि कहीं उनको जाना नहीं पड़े। और साधारण बच्चों कब डॉक्टर बनेंगे? क्योंकि आज साधारण परिवार का बच्चा नर्स भी नहीं बन पा रहा है सर। तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि साधारण बच्चों को कम से कम कह तो सकते हैं कि भाई आपको सरकारी दवाखाने में सेवा देनी पड़ेगी। ये बड़े धनाढ्य डॉक्टरों को हम कह भी नहीं पाते कि आप सरकारी दवाखाने में सेवा दीजिए, ये बंद कीजिए अपनी दुकानें। इसकी व्यवस्था कब बनाएंगे सरकार? कब हम विश्व गुरु बनेंगे? एक कब सामाजिक सोचने लगेंगे सर? जी, बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है। राहुल जी, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा। एक तो जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये आरोप लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप क्रैक करके प्रॉपर प्रोसीजर से आप जाएं, एम्स वगैरह में जाएं, तो हर कोई वो कट ऑफ लिस्ट में पहुंच नहीं पाता। और फिर अदरवाइज एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होना, और फिर ये जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो एक्टर का बेटा एक्टर अगर बने, जर्नलिस्ट का बेटा जर्नलिस्ट बने, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन ये जो बात है कि भाई ये पैसा ये बार बार ये महंगा होना, फिर उसको पैसा, ये प्रश्न बनता है क्या? मैं बस ये क्लैरिफाई करूं कि किसका बेटा क्या बनता है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। जी। उसके बाद आपको एमडी के एग्जाम के लिए भी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। सुपर स्पेशलिटी के लिए भी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर कोई टैलेंटेड है तो क्लियर करके आए। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब डॉक्टर आप सीधे नहीं बन सकते हैं, और इस कंट्री में देयर इज जस्ट वन एग्जाम, नीट क्वालिफाई करना। और आपको ये भी बता दूं, अपने देश से जो बच्चे बाहर एमबीबीएस करने जा रहे हैं, उनको भी नीट क्वालिफाई करके जाना है। बिल्कुल। ये भी एक मैंडेट है। सरकार एक व्यवस्था बनाई है, लोग क्वालिफाई करके आ रहे हैं। अब आप कहते हैं कि एक आईएएस है, उनके बेटे आईएएस हो गए, तो उन्होंने क्वालिफाई किया है। हमें योग्यता को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं है, इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं। इट इज अ स्किल गेम, एंड आपको compete करना होता है। जो compete करते हैं, चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, दोनों में एडमिशन जो है थ्रू काउंसलिंग होती है। ये मैं समझा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हाँ, हम सबको संवेदनशील होना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट हमारी ट्रेनिंग होती है। पेशेंट के लिए संवेदनशील होना हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूं कि एक तालाब में 1-2 मछली खराब होने की वजह से आप पूरे तालाब को कोसने लगे, ये भी सही नहीं है। इन्होंने एक विदेशी मेडिकल जो फैसिलिटीज मिलती हैं विदेश में, अमेरिका की बात करी और भारत का कंपैरिजन किया, क्योंकि आप जाते हैं विदेश, काफी फेलो डॉक्टर्स, ये आप जानकारी रखते हैं, ये भी समझाइए क्या फर्क है। सर देखिए, एक होता है यूनिफाइड हेल्थ कवरेज। हर सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको स्वास्थ्य आपको दिया जाए ऑप्टिमम क्वालिटी का। इसी उद्देश्य से इस देश में आयुष्मान भारत का ये जो हमारा पॉलिसी आया था कि हर किस जो एक्सेस ना कर पाए,
अगर आप सरकारी अस्पताल में भी चलेगा इंश्योरेंस और प्राइवेट में भी चलेगा। इंटेंशन है कि हर किसी को क्वालिटी हेल्थ दिया, लेकिन देखिए हम इतने बड़े देश में हैं, हमारी आबादी इतनी बड़ी है, और आप इस बात को मानिए कि दुनिया में जब आप डॉक्टरों की क्वालिटी चेक करते हैं, इंडिया स्टैंड्स नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल। और इंडियन डॉक्टर्स भी अब्रॉड में हैं, वही डॉक्टर्स हैं, वही सर्जन्स हैं। आऊंगा संजय जी, आपके पास भी आऊंगा। राहुल जी, आपके एक कॉलर बहुत जरूरी है, उनको समझना है, उनके प्रश्न ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दिनेश जी भोपाल से, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ। जी, अभी जो है, जो स्वास्थ्य तंत्र है जी, उसमें ना जुडिशियली कोई कंट्रोल है ना नेताओं से। देखिए, कोई भी अस्पताल खोलता है, करोड़ों अरबों रुपया देता है वो, तो वो जो देने का सिस्टम है ना, पहले अपन जड़ को ठीक करें। जहां पैसे पहले आप क्या अस्पताल प्रश्न खोलने के लिए देते हैं, करप्शन की आरोप लगा रहे हैं क्या साहब आप? नहीं, करप्शन के आरोप नहीं होते, जो सिस्टम है, हम आरोप कुछ नहीं लगा रहे हैं। जी। हमारा ये है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम ही गड़बड़ है। तब तो भाई, अगर कोई 10 करोड़ में अस्पताल खोल रहा है तो वो इलाज को मरीज को लूटेगा ना। चलिए, ठीक है। मतलब ये इतना महंगा इसको बनाना ही हो जाता है। रुद्र प्रताप जी, ये जो एक मुद्दा, ये सामाजिक भी है, इतना पैसा लगाना और फिर उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कोई कंट्रोल ना हो। लीगल वाला प्रश्न तो संजय जी से मैं लूंगा, रेखा जी से लूंगा। देखिए शिवम जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक सर्विस का मामला है। अब वो चाहे डॉक्टर सर्विस दे रहा है या कोई भी दे रहा है, अगर आप पेशेंट से पैसे ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप सर्विस दीजिए। इसमें आप भगवान हैं और ईश्वर हैं, इसको सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप भगवान ईश्वर तब की तुलना तब अपने से करवाते जब आप फ्री में सेवा करते। अब मैं पैसा दे रहा हूँ, उसके बदले में आप सर्विस दे रहे हैं, और अगर उस सर्विस में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो उस पर आपके क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सिंपल सी बात है। इसमें डॉक्टर को पढ़ने के लिए उनकी योग्यता पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। नहीं, ये कमलेश जी का, ये दिनेश जी का, माफ कीजिएगा, जो सवाल था वो ये है कि भाई इतना पैसा लगाते हैं, फिर वो पैसा निकालते हैं। नहीं, देखिए शिवम जी, ये तो देखिए ये सत्य है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे अस्पताल चलाए जा रहे हैं जिनके मालिक डॉक्टर ही नहीं है, वो एकदम प्योर प्रोफेशनल हैं और उन्होंने अपने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, डॉक्टर ही नहीं है। और यहाँ तक ये किसी से भी बात नहीं छुपी है कि जहाँ वह डॉक्टर जॉब करते हैं उनका टारगेट सेट किया जाता है कि आपको इतना क्या कहते हैं, इतना बिल जनरेट करना है। तो इससे कोई नहीं, लेकिन मैं उससे अलग कहना चाह रहा हूँ। मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसा लेते हैं और सर्विस नहीं देते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये लीगल फ्रेमवर्क भी, हाँ, ये अगर आप जो पैसा ले लें फिर भी है वो इतनी लंबी है कि हमें पता, सारे लोगों के पता होता है कि एक आम पेशेंट हमारा कुछ नहीं कर सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन मीडिया जब उठाता है तो वो आशा ये करता है कि लोगों के मुद्दे। कमलेश हमारे साथ जलंधर से जुड़ चुके हैं, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं, फिर बारी बारी जो उत्तर सभी से। कमलेश, आपका प्रश्न। कमलेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका प्रश्न पूछिए सर। हाँ जी सर। हाँ, सवाल पूछिए सर। सर, सवाल ये है कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा घटना घटा कि उनकी जो मदर थी वो आईसीयू में भर्ती थी और उनको मृत्यु घोषित नहीं की है, और वो एक दिन पहले मृत्यु घोषित हो गई थी, और जो डॉक्टर हैं वो पैसे ऐंठ रहे थे, और वो जब उसके दबाव डाला गया, उनको निकाला गया, तो उससे पहले मृत्यु हो गई थी, और बाद में कहते हैं कि 2 लाख रुपए दो तो लेके जाओ। जिस आदमी के पास 2 लाख नहीं होगा, वो पहले ही सारा पैसा दे चुका है, तो क्या करेगा फिर वहाँ? अच्छा, ठीक है, मतलब पहले ये इसका, संजय जी, इसका जवाब आप जरा दें कि भाई पैसा वो और उगाते जाते हैं, व्यक्ति मर भी जाता है कभी कभी। ये बात देखिए, ये जो इसके 2 चीजें हैं। लीगली स्पीकिंग, अगर कोई भी ओवर चार्जेस होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया उनको एक एस्टिमेट भी बनता है, कोर्ट जो डॉक्टर्स हैं वो बना के देते हैं प्रायर टू दिस, और आजकल पैकेजेस बन के भी होते हैं कि भाई इतने दिन का ये पैकेज हो गया, इस तरीके का भी होता है। तो उसमें अगर कोई उसको एक्सटेंड करते हैं उनमें, तो अगर ओवर चार्ज है तो ये नेग्लिजेंस है, और कंज्यूमर जो है के तौर पे, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, कंज्यूमर फोरम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल कमीशन,
वहां पे जाके इनकी शिकायत करके कर सकते हैं। ये मतलब ये आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे भी मैं सवाल लूंगा ओवर चार्जिंग को लेकर, लेकिन पहले कॉलर भी ले लेते हैं। रवि जैन, लगातार हमसे कॉलर्स जुड़ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सभी कॉलर्स का। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। रवि जैन जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल पर बहुत अच्छे प्रश्न को उठाने का काम किया है। माननीय उच्च न्यायालय का तो किन शब्दों से हम धन्यवाद ज्ञापित करें। उन्होंने आज इस विषय पर लेकर के, जिसके कारण देश की आधी से ज्यादा जनता परेशान है। जो लूट के अड्डे जो डॉक्टरों ने बना रखे हैं, इस पर निश्चित रूप से प्रतिबंध की आवश्यकता है। पर इतना भी हम कहें कि डॉक्टर हर एक सा नहीं होता। डॉक्टर अच्छे भी हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा है, ये बात सही है। परंतु जो गड़बड़ी हो रही है उसके बारे में हम थोड़ा आपका ध्यान दिलाएं। हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर, क्या मिलिट्री हॉस्पिटल में जो व्यवस्था होती है, क्या हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनमें कहीं मिल पा रही है क्या? उस व्यवस्था के तहत नंबर 2, आयुष्मान कार्ड के कारण हमारी गवर्नमेंट कितना बड़ा योगदान दे रही है, पर इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के मरीज को या तो इतने मर्ज बढ़ा दिए जाते हैं कि वो उसका पूरा का पूरा पैसा 5 लाख रुपए कैसे हम अपने यहाँ डालें। तो ये सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है। हम ये चाहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट को एक काम बहुत बड़ा करना चाहिए। हम इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे पूरे देश की आवाज बने कि हमारे देश में स्वास्थ्य जो है सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। कुछ हमारे विदेशों में स्वास्थ्य और शिक्षा जिन्होंने सरकार की जिम्मेदारी मानी है, जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा को गवर्नमेंट इस रूप में नहीं लेगी जहां पर राष्ट्रपति का बेटा, प्रधानमंत्री का बेटा और एक गरीब व्यक्ति एक ही हॉस्पिटल में जाए, एक ही विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, तब तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। इतने भ्रष्ट और बेईमान लोग हो चुके हैं कि मरीज को मारने में भी कसर नहीं छोड़ते। ठीक है, ठीक है, इस पर जरा ध्यान जाना चाहिए। हम चाहेंगे कि चैनल बिल्कुल 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 आपके प्रश्न को राहुल जी, स्वास्थ्य को और शिक्षा को आप अपनी बनाइए कि पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन की होगी। ठीक है, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं इनके प्रश्न को। इनकी जो दुविधा है थोड़ा सा दूर करिए। कुछ सवाल भाई, कहाँ जाए ना जाए वो तमाम चीजें। दो तीन चीजें, काफी सारे सवाल आए, मैं पॉइंट वाइज को बताऊं। इस देश में अस्पताल कोई भी आदमी यूं ही नहीं खोल सकता है। एक रेगुलेशन है, आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट फॉलो करना होता है, बहुत सारे परमिशन लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है, और एक सेट ऑफ डॉक्टर्स होने चाहिए। आपको उनके लाइसेंस सबमिट करने पड़ते हैं कि ये हमारे लोग हैं। तो जहां इस तरह का अस्पताल चल रहा हो जो रेगुलेटेड नहीं है, उन पे नकेल कसने की जरूरत है, जो हमारी पॉलिसी के विरुद्ध हैं। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि अस्पताल जो है इंश्योरेंस से पैसा ले लेता है, लेकिन लोगों को ये भी समझने की जरूरत है, जब आप इंश्योरेंस के साथ अस्पताल में जाते हैं, एक उनकी भी थर्ड पार्टी होती है जो ये तय करती है कि जो अस्पताल ने बिल दिया है कितना ठीक है कितना गलत है। उसके बाद अप्रूवल आता है। उसके बाद मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, प्राइवेट में भी लोग कंसेंट लेते हैं कि अगर आपके पॉलिसी नहीं चली तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और पॉलिसी के बियॉन्ड चले गए तो भी आपको देना पड़ेगा। तो बहुत जगह सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों, देश में बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल भी हैं तो काफी अच्छे मुकाम पर हैं। सरकारी अस्पताल भी जो लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था गड़बड़ है, मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का जो हमारा अस्पताल है, आप आके देखें, आपको बड़ा गर्व महसूस होगा। देश में चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं, सामाजिक सहयोग से होगा। ये जो मुद्दा था, ये डिबेट का नहीं होकर कर सामाजिक सहयोग का है कि हर कोई अपनी बात कह रहे हैं कि ठीक है, ये इंप्रूव होना चाहिए, ये गलत हुआ। बिल्कुल, तभी हम इसको डिबेट की तरह रख ही नहीं रहे, लेकिन लोग अपनी अपनी जो परेशानियों को यहाँ पर रख रहे हैं। प्रयागलाल जी भी हमारे साथ हैं, हेमंत जी भी, 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट करिएगा, एक बार कॉलर्स की ले लेते हैं, जो उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। हाँ, एक बात जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, सेवा एंड सर्विस के बीच में एक लाइन है जिसको सरकार ने खींचा हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। बहुत पतली लाइन है। डॉक्टर कभी नहीं कहता हम भगवान हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, समाज अपने तजुर्बे के हिसाब से अगर मरीज बच गए तो कहते हैं भगवान है। नहीं, मैं बिल्कुल मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नोबल प्रोफेशन है, हम तो सलाम करते हैं, हम कहते हैं भगवान है। कोई डॉक्टर ना बोले, जरूरत ही नहीं, भगवान को बोलने की जरूरत नहीं, वो भगवान है। लेकिन जो दिक्कतें हैं बस उसी को एड्रेस करना, ताकि कोई परेशान ना हो और ये दाग ना लगे। प्रयागलाल जी हमारे साथ है, हेमंत जी पहले प्रयाग और फिर हेमंत जी। हाँ, प्रश्न आपका। नमस्कार। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं, नाम बताइएगा सर। हाँ, हम सर प्रयागलाल बैस बोल रहे हैं, जिला सिंगरौली से। हाँ, बोलिए सर। जो मेडिकल की पढ़ाई है सर, जो प्राइवेट में बहुत महंगी है,
और दूसरी बात सर, हमारे जो सरकारी अपना अस्पताल है वहाँ पे उतना सुविधा नहीं है सर जितना प्राइवेट में है। अब प्राइवेट में लूट तो मची है सर, सच्चाई बात है। वो सुविधा सरकारी, जब सरकार से फंड आता है, वो सुविधा अगर मिल जाए, वो हमको वहाँ इलाज सरकारी में हो जाए, उतना पैसा सर खर्च नहीं हो सकता है। तो सर इस पे विशेष ध्यान दें कि सरकारी जो भी अपना है, चलिए ठीक है, अस्पताल उसमें सब अच्छा पहल होना चाहिए। ठीक है ठीक है, इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन हेमंत गुप्ता का सवाल भी पूछ लेते हैं पहले। हेमंत जी, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए, एक एक करके उत्तर ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक बुक बोल रहा हूँ। हाँ, संजय चड्डा जी बैठे हैं, रेखा सिंह बैठी हैं, और आपके हेड सीएमआई बैठे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी बैठे, मैं देख रहा हूँ जी। मुझे ये बताइए आप सब, डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है या नहीं हिंदुस्तान में? आप अपने को बताएं, चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो, आप बताइए कि कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है और वो फिटनेस हासिल करके निकलता है, लेकिन उसको 5 लाख लगती है। वही व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, वो धक्के लगाता है और वो ये कहता है कि हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? आप पहले इसको आंसर कर दीजिए। अगर ये अकाउंटेबिलिटी समझ में आती है, जैसे अभी जुडिशियल ऑफिसर पर अकाउंटेबिलिटी की बात आई, व्हाई द केसेस आर पेंडिंग इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसी तरह आप पर ये डिपेंड करती है कि अगर आप किसी भी डिजीज को असम्पशन पर दवा ना लिखे, दवा का लिखने के पहले प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, और एक डायग्नोसिस के लिए आप प्रॉपर स्कैन करते ये लिस्ट लिख के लाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल करते क्या है, वो एक चीज चाहिए हमको, लेकिन वो उसको लिखते हो 10 थे। ठीक है, ये आपके आरोप को हम समझ गए साहब, आपके आरोप को समझ गए, लेकिन संजय जी पहले आप जवाब दीजिए, राहुल जी आप, रेखा जी आप, क्योंकि अंत का समय करीब आ रहा है। 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, 2-3 बहुत सूक्ष्म चीजें आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं। सरकारी, नो डाउट डॉक्टर राहुल, आई रियली अप्रिशिएट इट, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट है सरकारी अस्पतालों में। मैं दिल्ली का भी उदाहरण, आपने उत्तर प्रदेश की छवि दिखाई, दिल्ली में भी बहुत इंप्रूवमेंट है, मैंने खुद देखा है, पहली चीज। लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में कोई, शिवम जी, अगर कोई त्रुटि होती है, कोई नेग्लिजेंस होती है, तो उसके लिए आप कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकते, क्योंकि आपने कोई पैसा या सर्विस के लिए कोई चार्जेस नहीं दिए, कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है। दूसरी बात, जहां पे आप कंसिडरेशन देते हैं और आपको लगता है कोताही है, बहुत अतिशीघ्र मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप कंज्यूमर फोरम्स में जा सकते हैं, वहां पे आपकी जो व्यथा है उसका निवारण करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अर्थात एक पैर में, जैसा रुद्र प्रताप जी ने बताया, एक दाएं पैर में था और बाएं पैर में प्लास्टर लगा दिया, तो दिस इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस। वो डॉक्टर हो ही नहीं सकते, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। राहुल जी ज्यादा बताएंगे। ठीक है, राहुल जी एक शॉर्ट कमेंट आपका, फिर रेखा जी आपसे। देखिए, मैं एकदम समाज के भावना के साथ हूँ। ये इम्पोर्टेंट है कि लोग विश्वास जो बनाए हैं उस चाहते हैं वो विश्वास बना रहे, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सा पिछले कुछ वर्षों में हम ये देख रहे हैं कि जो विश्वास है उसमें एक खाई सी आ रही है धीरे धीरे। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ऐसा हो, और हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का। लेकिन मैं हमेशा उसी बात को कहता हूँ, डॉक्टर चेहरा है हेल्थ केयर के एग्जीक्यूशन का, उसके पीछे एक सिस्टम है, प्राइवेट जो भी प्राइवेट सेटअप्स है, नंबर 1। दूसरा, कोई भी डॉक्टर के लिए द इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और कभी भी हम कभी नहीं कहते कि हम सब भगवान, इट इज द सोसाइटी दैट रिस्पेक्ट्स यू। और अगर जो इसका मरीज ठीक होकर गया और रिस्पेक्ट देता है, तो कभी हमारी भावना नहीं होती है कि किसी मरीज, हाँ जहां गलत हुआ है कोर्ट ने कमेंट लिया है, समाज में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर के लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं इस देश में, आपको ये भी बताना चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसे एग्जांपल सेट किए गए हैं, बट देन हमारा जो कॉमन चेतना है, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी एंड इक्विटी, ये जिम्मेदारी है हम सबकी। ठीक है, समय इतना ही था। मैं आशा करता हूं सबको बराबर का मौका देना, क्योंकि प्रश्न ज्यादा राहुल जी से इसलिए पूछे कि वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जवाब दिए। रेखा जी, संजय जी, आपका, रुद्र प्रताप जी, राहुल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इस चर्चा को सार्थक रूप से हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जनता के प्रश्न भी लिए और उन दुविधाओं को दूर करने का प्रयास भी किया। आशा करते हैं, ये नोबल प्रोफेशन है और हम डॉक्टरों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसको धूमिल कर रहे हैं, छवि को, अच्छी छवि को खराब कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो खत्म हो जाए तो ये सबसे बेस्ट प्रोफेशन में से एक है।